अस्सलाम वालेकुम सर, रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी रमजान मुबारक हो। और उम्मीद है आप सबके वाले- रोजे भी अच्छे जा रहे हो। माशाल्लाह। यस सर, वालेकुम अल्लाह सलाम। का शुक्र है। माशाल्लाह। ओके सो आज थर्ड रोजा था हमारा, खत्म हो गया है। थर्ड अफ्तारी हो गई है, अब कल फोर्थ है इंशाल्लाह। इसी पता भी नहीं चला, 3 रोजे कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। चले। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली माशाल्लाह। डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को, विच इज द स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। Schedule of reinforcement. Why schedules? Why we need the schedules of reinforcement? कोई बता सकते हैं? कंसिस्टेंसी के लिए। कंसिस्टेंसी के लिए, ठीक है। वेरी गुड। और एक तो इन्होंने बताया, मिस अलीना ने, कि रीइंफोर्समेंट कंसिस्टेंसी के लिए, और इसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है? और ये कि बिहेवियर को किस तरह से एक तो रीइंफोर्स करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है, और किस तरह से उसको फिर खत्म करना है। वेरी गुड। तो इसके लिए भी स्केड्यूल्स जरूरी है। वेरी गुड। रीइंफोर्समेंट फीडिंग के लिए हम जो है रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स यूज करते हैं। क्योंकि रीइंफोर्समेंट कोई भी बिहेवियर हो, उसको हम कंसिस्टेंट रीइंफोर्समेंट कभी भी नहीं रख सकते कि उसको हर रिस्पॉन्स के ऊपर रीइंफोर्समेंट दी जाए। सो वी हैव टू, एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, वी शुड बी केयरफुल कि जब हम रीइंफोर्समेंट किसी भी स्किल के ऊपर देना शुरू करते हैं तो उस स्किल पे रीइंफोर्समेंट को ख़त्म भी करना है जब वो स्किल मास्टर्ड हो जाए। उसकी रीज़न ये है कि बिकॉज देर इज नो बडी in the naturalistic environment who is going to reinforce the behaviors। तो इसलिए reinforcement अगर ना भी हो तो the child should give response। अमूमन होता ही है कि जब reinforcement, हम consistent reinforcement यूज कर रहे होते हैं जिसमें every response के बाद हम reinforcement देते हैं, तो the child learns that okay, if I do the if I give the response I get the reinforcement। अगर हम reinforcement देना बंद करते हैं तो बच्चे के behaviors आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे reinforcement नहीं मिल रही, या फिर वो रिस्पॉन्स रेट अपना कम कर देता है। तो टू मेक श्योर कि रिस्पॉन्स रेट भी हाई रहे और बच्चा जो है बोर भी ना हो, रिस्पॉन्स रेशियो कम भी ना हो, और नेचुरली रीइंफोर्स भी होता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स को फॉलो करें। ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट को फेड करना है, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है रीइंफोर्समेंट को कम से कम अपॉर्चुनिटीज बच्चे को मिले रीइंफोर्समेंट की, जिससे बिहेवियर स्ट्रेंथन भी रहे, बिहेवियर रिस्पॉन्सेज आते भी रहें, और कम से कम रीइंफोर्समेंट भी देना पड़े। स्केड्यूल्स क्या होते हैं? स्केड्यूल्स जैसे हम अमूमन स्केड्यूल यूज करते हैं वर्ड के रीइंफोर्समेंट कब कब देनी है। ठीक है, अगर क्योंकि एबीए में, एबीए इज अ फील्ड जो कि एक साइंटिफिक अप्रोच है, थ्रू रिसर्चेस, हर एक इसकी स्ट्रेटजीज थ्रू रिसर्चेस प्रूवन है। तो इसका एक प्रोसीजर है प्री डिफाइंड, हर एक स्ट्रेटजी का। तो उसी प्री डिफाइंड प्रोसीजर के ऊपर हम एबीए के रूल्स या रेगुलेशन को अप्लाई करते हैं, जितने भी स्ट्रेटजीज हैं वो हर चीज प्री डिफाइंड है। तो इसलिए रीइंफोर्समेंट के स्केड्यूल भी प्री डिफाइन होने चाहिए। अच्छा, इसमें दो तरह के स्केड्यूल्स होते हैं। एक है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या चीज है? जिसमें हम कंटिन्यूअसली बच्चे को रीइंफोर्स करते हैं। दैट मीन्स एवरी इंस्टेंस ऑफ बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड। दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। इसको हम FR1 भी कहते हैं, फिक्स रेशो वन, के हर एक रिस्पॉन्स को हम रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। अच्छा, सो ये जो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है, ये कब अप्लाई करते हैं? जब भी कोई ऐसा स्किल जो बिल्कुल न्यू है, बच्चे को वो स्किल पहले नहीं आता, बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू है, हम न्यूली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे की मोटिवेशन को हाई करने के लिए हम डेंस रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट, और कंटिन्यूअस हम उसको दे रहे होते हैं हर रिस्पॉन्स के बाद, ताकि बच्चा जो है इतना मोटिवेटेड हो जाए कि स्किल लर्न कर ले। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जब रीइंफोर्समेंट देते हैं, एवरी इंस्टेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो वो बेसिकली स्किल एक्विजिशन के लिए हम दे रहे होते हैं, स्किल लर्निंग के लिए। ठीक है,
जब स्किल लर्न हो जाता है उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट को फेड करते हैं, जिसमें हम इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं, ताकि बिहेवियर स्ट्रेंथन भी रहे, स्टैब्लिश्ड भी रहे, फेड भी ना हो, और रीइंफोर्समेंट भी हम खत्म कर दें। ठीक है, क्योंकि बिहेवियर ऑलरेडी बच्चा सीख चुका होता है, उसके रेpertoire में वो चीज ऐड हो चुकी होती है, स्किल। ठीक है, तो अब सिर्फ फोकस इस चीज पे होता है कि वो रिस्पॉन्स जो है वो एग्जिस्ट करे। अब वो कभी कभी रीइंफोर्समेंट उसको मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, कभी मिलती है, तो रैंडम रीइंफोर्समेंट जो होती है उसे हम इंटरमिटेंट स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ताकि बिहेवियर जिंदा रहे, अलाइव रहे, वो खत्म ना हो। ठीक है, सो इसलिए हम इंटरमिटेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं। अच्छा, जो बेसिक स्केड्यूल्स हैं इंटरमिटेंट में, उसमें रेशियो स्केड्यूल्स भी आ जाते हैं और इंटरवल स्केड्यूल्स भी आ जाते हैं। रेशियो स्केड्यूल्स का मतलब है कि हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, कि रीइंफोर्समेंट इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि कितने रिस्पॉन्सेज हमें रिक्वायर्ड है, उसके बाद रीइंफोर्समेंट मिले। और जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो वी फोकस ऑन द टाइम, के एक कितने टाइम के बाद रीइंफोर्समेंट देनी है। ठीक है, तो ये दोनों रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल हम यूज कर रहे होते हैं, दोनों तरह के, रेशो भी और इंटरवल भी। तो फीडिंग में ये दोनों यूज होते हैं। कि सम टाइम हम जो है फिक्स रेशो यूज कर रहे होते हैं स्टार्ट में, पहले कंटिन्यूअस चल रही होती, फिर फिक्स रेशो आ जाती, फिक्स रेशो के बाद वेरिएबल रेशो, हम रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से समटाइम हम इंटरवल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है इसी चीज पे फोकस करेंगे कि हमें ये चीज क्लियर हो कि स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो कितनी टाइप के हैं, उनको अप्लाई कैसे करते हैं, या वो स्केड्यूल्स बनाते कैसे हैं अप्रोप्रिएटली। ठीक है, अप्लाई तो हम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम उन स्केड्यूल्स को बनाते कैसे हैं। ठीक है, इसी चीज पे हम आज की डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेशियो स्केड्यूल्स के ऊपर। रेशियो स्केड्यूल, जैसे मैं अगर कहूं कि बच्चे को मैं, अगर कार एक रीइंफोर्समेंट है, सो आई विल प्रोवाइड कार आफ्टर एवरी थर्ड रिस्पॉन्स। ठीक है, सो थर्ड रिस्पॉन्स को मैं जो है, थर्ड रिस्पॉन्स को मैं करूंगा रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्स करूंगा। ठीक है, तो कभी मैं कहता हूं कि मैं सेकंड के बाद सेकंड रिस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट करूंगा, कभी मैं 5 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट देता हूं, तो इनको हम स्केड्यूल, रेशियो स्केड्यूल कहते हैं। ठीक है, मींस कि हमारा फोकस होता है नंबर ऑफ बिहेवियर्स, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हम फोकस करते हैं। इसमें एक रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल होता है रेशो में, फिक्स्ड रेशो, और एक होता है वेरिएबल रेशो। ठीक है, वेरिएबल रेशो और फिक्स रेशो में फर्क है। फिक्स रेशो के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि फिक्स रेशो एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना बच्चे को इज कॉल्ड द फिक्स रेशो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, फिक्स रेशो जो है, और वेरिएबल इंटरवल, इंटरवल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट मैंने बता दिया कि टाइम पे डिपेंड करता है, कि एवरी 10 मिनट्स, आफ्टर एवरी 10 मिनट्स आई विल गिव यू अ ब्रेक, आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू विल गेट समथिंग टू ईट। ठीक है, सो आफ्टर एवरी 2 वीक्स यू विल गो टू द स्विमिंग क्लासेस। ठीक है, अगर बच्चे का रीइंफोर्समेंट स्विमिंग है, तो इस तरह से हम टाइम के ऊपर जब फोकस करते हैं, टाइम को टारगेट करते हैं, तो वो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल बेसिकली इंटरवल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहलाते हैं जी। मिस अनीना। सर, हमने एक चीज पढ़ी थी कि रीइंफोर्समेंट जब बच्चे को देते तो वो इमीडिएटली बच्चे को देनी चाहिए, जब भी कोई एक्टिविटी करवाई है, बच्चा परफॉर्म करे तो इमीडिएटली। तो तो ये जहाँ पे इंटरवल्स की बात आती है, ये आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम देना चाहिए। लाइक आपने कहा ना, ये भी नई स्किल सिखाते हैं, तो उसमें ये डिफाइन की जाती है स्केड्यूल्स को। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रीइंफोर्समेंट को इमीडिएट देना चाहिए। ये जब हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल यूज करते हैं ना, कोई भी स्किल न्यू सिखाना है उस टाइम पे, तो हम इसी स्केड्यूल को फॉलो करते हैं कि कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कि हर रिस्पॉन्स को रीइंफोर्समेंट मिले, ताकि रिस्पॉन्सेज जल्दी बच्चा लर्न करे, मोटिवेशन लर्निंग की बच्चे में ज्यादा से ज्यादा आए, प्रैक्टिस करने की हैबिट बच्चे में ज्यादा से ज्यादा बिल्ड हो।
तो उस टाइम पे हम फोकस करते हैं कि रीइंफोर्समेंट फौरन मिले विद 0 सेकेंड डिले, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। ठीक है। सो ये जो इंटरवल स्केड्यूल्स हैं कि 10 मिनट के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी, ये हम फोकस करते हैं जब हमने रीइंफोर्समेंट को फेड करना हो। ठीक है। अब 10 मिनट के बाद ये नहीं है कि रिस्पॉन्स देने के 10 मिनट के बाद मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपने 10 मिनट तक रिस्पॉन्सेज देने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चा 10 मिनट तक बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, देन ही विल गेट द रीइंफोर्समेंट। गेटिंग माई पॉइंट? अब वो कंटिन्यूअसली 10 मिनट्स तक उसको बैठ के काम करना पड़ रहा है, आफ्टर दैट ही इज गेटिंग द रीइंफोर्समेंट। ठीक है। और उसको हम कहते हैं कि आपको 2 आवर्स आपने किचन में नहीं जाना। इफ यू विल नॉट गो टू द किचन फॉर 2 आवर्स, आई विल गिव यू द रीइंफोर्समेंट, या एज अ कोई मील मैं दे दूंगी आपको। तो बच्चा 2 आवर्स तक जो है वो किचन में नहीं जाता, अपना प्ले करता है अप्रोप्रिएटली। ठीक है। गुड बिहेवियर्स में इंगेज रहता है, तो आफ्टर 2 आवर्स ही गेट्स द मील। ठीक है। सो इसका ये मतलब है कि हम रीइंफोर्समेंट को नेचुरली फेड करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि जो बच्चे की हैबिट एक बिल्ड होती है कि फौरन से मुझे रीइंफोर्समेंट चाहिए जब मैंने रिस्पॉन्स देना है, उस हैबिट को हम ब्रेक करते हैं और रीइंफोर्समेंट को डिलेट करते हैं, ताकि रिस्पॉन्स रेट भी अफेक्ट ना हो, रिस्पॉन्सेज भी आते रहें। क्योंकि बच्चे को ये पता होगा कि मुझे अच्छा 10 मिनट्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगा। ठीक है। रिस्पॉन्सेज भी आते रहे और कम से कम रीइंफोर्समेंट दें। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चे को पता चलेगा, तो इसके लिए एक तो क्या हम टाइमर यूज करेंगे, और दूसरी बात ये है कि इनिशियल बेसिस पे जब हम बच्चे को रिपीटेडली रीइंफोर्समेंट देते जाते हैं, तो क्या वो उसको, जैसे सैचुरेशन का हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या वो तंग नहीं आ जाएगा कि मुझे यही चीज़ बार बार मिल रही है? तो उस सिनेरियो में क्या हम अपना या बच्चे का, सॉरी, रीइंफोर्सर है वो चेंज करेंगे? हाँ, सेटिएशन का हमें ख्याल रखना पड़ता है। सेटिएशन जो है ना, हमेशा आती है फिक्स्ड रेशो के ऊपर। फिक्स्ड रेशो में सबसे हम्म। ज्यादा सेटिएशन का खतरा होता है कि जब हम बार बार रीइंफोर्समेंट एक ही दे रहे होते हैं, तो बच्चा जो है वो उसकी नीड फुलफिल हो जाती है, जिससे रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। तो जब हम रीइंफोर्समेंट दे रहे होते हैं, तो वी ऑलवेज असेस दैट कि जो हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, क्या ये एक्चुअली मोटिवेट कर रहा है बच्चे को या नहीं कर रहा। If we find out हम्म। that the reinforcement is not working or the child is not getting motivated with this reinforcement, so we will change that reinforcement. That's why we do the preference assessments. ठीक है। सो ताकि हमारे पास लिस्ट ऑफ reinforcements ठीक है। मौजूद हो। और फिर एक और ये बात होती है कि एज अ थेरेपिस्ट वी हैव टू फोकस ऑन के एवरी टाइम वी स्टार्ट द सेशन, before starting the session we should do a informal type of preference assessment, just to check what is actually reinforcing the child today। ठीक है। आज बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, और जिस चीज में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है, तो हम फिर उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है। ओके। सो इंटरवल स्केड्यूल की भी समझ आ गई आप लोगों को। रीइंफोर्समेंट इज कॉन्टिनेंट ओनली ऑन द अकरेंस ऑफ वन रिस्पॉन्स आफ्टर द रिक्वायर्ड टाइम हैज elapsed। ठीक है। एक जो टारगेटेड रिस्पॉन्स होता है, अगर वो अकर होता है उस टाइम में, तो फिर हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। ठीक है। सो बच्चे को पता हो कि इतने टाइम तक मैंने ये रिस्पॉन्स देना है, सो देन आई विल गेट द रीइंफोर्समेंट। अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमने अभी तक जो चीजें पढ़ी है ना, वो है इंटरमिटेंट स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट। बेसिक स्केड्यूल जो है उसमें रेशो का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेशो स्केड्यूल्स कौन से होते हैं, जिसमें हम फोकस करते हैं नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के ऊपर। और इंटरवल स्केड्यूल्स वो होते हैं जिसमें हम फोकस करते हैं टाइम के ऊपर, कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर अगर रिस्पॉन्स आ जाता है, तो देन यू द चाइल्ड विल गेट द रीइंफोर्समेंट। ठीक है। फिर उसके बाद फिक्स्ड रेशियो की बात कर लेते हैं, फिक्स्ड स्केड्यूल्स की। एक होते हैं फिक्स्ड स्केड्यूल। फिक्स्ड स्केड्यूल में फिक्स्ड फिक्स्ड रेशियो भी आ जाता है और फिक्स्ड इंटरवल भी आ जाता है। फिक्स्ड रेशियो
का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद जो प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल यूज कर रहा था कि एवरी रिस्पॉन्स वाज बीइंग रीइंफोर्स्ड, और फिर उसके बाद मैंने देखा कि बच्चे ने स्किल लर्न कर लिया है, सो आई विल मूव टू द फिक्स रेशो 2, ठीक है। सो व्हेन आई रियलाइज दैट द चाइल्ड इज एबल टू wait for the reinforcement and he can perform the skill independently, so I can move the reinforcement schedule from FR2 to FR4, ठीक है। सो इस तरह से मैं reinforcement को फेड करूंगा कि पहले मैं हर सेकंड रिस्पॉन्स रीइंफोर्स कर रहा था, और अभी मैं हर फोर्थ रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स कर रहा हूं, ठीक है। सो इस दिस इज हाउ वी फेड द रीइंफोर्समेंट ग्रेजुअली। फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए कि जो स्केड्यूल हम फॉलो कर रहे हैं उस स्केड्यूल में बच्चे के प्रॉब्लम बिहेवियर्स ना आए। जी अरूज। सर इसमें हमें क्या हर अब जैसे हमने कोई भी एक सेशन है उसको डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड किया हुआ है, तो हम मल्टीपल एक्टिविटीज को मर्ज करके भी बाद में रीइंफोर्स कर सकते हैं फिक्स्ड में। लेट्स से कि हम एक एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चे के साथ, लेकिन वो एक्टिविटी उसने मास्टर की हुई है, वो कर रहा है, उसको रीइंफोर्समेंट नहीं चाहिए उसमें, उसके बाद हम उसको कोई और आसान की बात एक मुश्किल एक्टिविटी कराते हैं और हम उसके बाद उसको रीइंफोर्स करें, कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बना के हम यस। कर सकते हैं, या यस। हमने एक सेम एक्टिविटी में ही करना होता है, नहीं नहीं, हम मल्टीपल सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज में। वी कैन डू मल्टीपल एक्टिविटीज। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने पहले बच्चे को इमिटेशन टास्क करवाया कि डू दिस, बच्चे ने इमिटेट कर दिया, देन मैं उसे ये भी पूछ सकता हूँ व्हाट इज दिस, so he said it's pen, good job, it's pen. Okay, what is your name? So the child says my name is Ali. Okay, good, nice name. So ये तीन रिस्पॉन्सेज हो गए। आप इन तीन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आप काउंट कर लें, एक रिस्पॉन्स क्लैपिंग वाला था, एक रिस्पॉन्स लेबल वाला था, और थर्ड रिस्पॉन्स इंटरवर्बल का था। उसके बाद आप उसको रीइंफोर्स कर दें। तीन डिफरेंट रिस्पॉन्सेज भी हो सकते हैं, डिफरेंट टारगेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सही। ठीक है। तो ये जैसे फिक्स रेशो के आगे 4 और ये जो नंबर्स यूज किए हुए हैं, अगर हम अगर आई डोंट नो इसका डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाता है, तो अगर जैसे 5 रिस्पॉन्सेज के बाद मैं अप्लाई उसको रीइंफोर्समेंट दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं FR5 लिखूंगी। एंड यस। सेम गोज फॉर द टाइम इंटरवल, कि यस। अगर 3 मिनट बाद आप कर रहे हो तो आप 3 लिखोगे, यस। FI3। एग्जैक्टली। ठीक है। थैंक यू। एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ वी डू द फिक्स्ड रेशो एंड फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है। तो सर ये चीजें सारी एक सेशन से पहले हम डिसाइड कर लेते हैं थेरेपिस्ट क्या इस बच्चे को इस इतने इंटरवल्स के बाद रीइंफोर्स करना है, या फिर ऑन द फ्लाई भी वो देख सकता है कि अच्छा अगर मैंने FR4 पे तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करा है तो मैं उसको बढ़ा के FR6 कर सकते हैं, यानी कि उस वक्त बेस्ट जजमेंट पे अभी हम करते हैं, या फिर हम जनरली सेशन से पहले प्लान कर लेते हैं कि हमने बच्चे को किस तरह से रीइंफोर्स करना है। मैं आपको बताता हूँ, ड्यूरिंग द सेशन भी हो सकता है, बट द बेस्ट वे इज टू प्री डिफाइन इट, लाइक पहले ही सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको पता हो कि मैंने कौन सा स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी बड़ी रीजन ये होती है कि सम टाइम जब हम स्केड्यूल को चेंज करते हैं तो बच्चे के बिहेवियरल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। जैसे बच्चा पहले इसमें असल में स्केड्यूल फेड करने का मकसद ही ये होता है कि हम जो है रीइंफोर्समेंट खत्म करें ना। अगर बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे FR2 पे रखा हुआ है, फिक्स रेशो 2 के एवरी सेकेंड रिस्पॉन्स मेरा रीइंफोर्स होता है, और आप सेकेंड रिस्पॉन्स पे भी रीइंफोर्समेंट ना दो, और आप थर्ड रिस्पॉन्स उससे लेने की कोशिश करो, तो देन बच्चे की तरफ से एक स्ट्रगल आ सकती है। बच्चे की तरफ से जो है वो बिहेवियर कोई ना कोई आ सकता है कि मुझे क्यों रिस्पॉन्स नहीं, रीइंफोर्समेंट नहीं मिली, ठीक है। सो इसलिए हम इसको फेड करने से पहले प्रॉपर देखते हैं कि क्या बच्चा आप टेस्ट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप FR2 पे वर्क कर रहे हो ना, आपने देखा कि FR2 पे बच्चे के रिस्पॉन्सेज हाई रेट्स आ रहे हैं, बच्चा हर बार रिस्पॉन्स दे रहा है और रीइंफोर्समेंट ले रहा है,
तो अब आपको जब ये श्योरिटी हो जाए कि बच्चे के 100% रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं FR2 पे और रिस्पॉन्स रेट कम नहीं हुआ, तो फिर आप प्लान कर सकते हो FR3 पे। FR3 पे जब आप मूव करोगे तो बच्चे को इस चीज की अच्छा सेंस आती है, सेकंड पे नहीं मिला, थर्ड पे मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप पहले से ही सेशन स्टार्ट होने से पहले डिफाइन कर लो तो अच्छा है। अगर आप डिफाइन नहीं करते, एकदम से चेंज कर देते हो, तो फिर इन बिटवीन द सेशन कोई ना कोई उसका बिहेवियर आ सकता है। ठीक है, टू गेट द रीइंफोर्समेंट। और जब आप सेशन चेंज करना हो रीइंफोर्समेंट, आप पहले से रेडी भी रहते हो कि अच्छा FR3 पे करना है आपने, तो आप उसी तरीके से प्लान करते हो चीज़ों को। अगर बिहेवियर आना भी हो तो आप उसके लिए पहले से रेडी रहते हैं। ठीक है, अगर स्केड्यूल चेंज हुआ है तो बच्चे के बिहेवियर अमूमन आ जाते हैं, क्योंकि वो एक रो में चल रहा होता है, एक पैटर्न पे चल रहा होता है बच्चे का रिस्पॉन्सेज। तो प्री डिफाइन हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। अमूमन जो है आप चेंज भी कर सकते हो इन बिटवीन द सेशन, ऑन द गो। ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है ना, थेरेपिस्ट और बच्चे की। एग्जैक्टली exactly, उसकी अंडरस्टैंडिंग, पेयरिंग, ये सारी चीजें जो है वो मैटर करती हैं कि बिहेवियर मैटर आएगा करती या है नहीं जी। आएगा अगर इन्फोर्समेंट स्केड्यूल चेंज करते हैं तो। इसमें बच्चे को हमें बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मिस अलीना ने एक चीज ऐड की कि जैसे स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हम फिक्स इंटरवल यूज करते हैं, तो हम टाइमर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक हम विजुअल टाइमर प्ले कर दें कि ओके 5 मिनट्स के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगी, 10 मिनट्स के बाद रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ये जब जीरो हो जाएगा क्लॉक, तो फिर आपको रीइंफो ब्रेक मिलेगी, या फिर आपको जो है वो लंच मिलेगा, या फिर आपको कोई चिप्स मिलेगी। ठीक है, सो उस पे हमें ट्रेन करना पड़ता है। बच्चा खुद से ये इन स्केड्यूल को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये प्रैक्टिस के साथ होता है कि पहले दिन जो है शायद उस स्केड्यूल पे अच्छे रिस्पॉन्सेज ना आए, सेकंड डे भी ना आए, थर्ड डे उसको समझ आए बच्चे को अच्छा ये स्केड्यूल चेंज हुआ है। बेसिकली हमने प्रिडिक्टेबिलिटी बच्चे की बढ़ानी होती है रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यही प्रिडिक्टेबिलिटी बच्चे के सेटिएशन का भी बायस बनती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे ज्यादा सेटिएशन का जो रिस्क होता है वो फिक्स्ड स्केड्यूल्स के साथ होता है, चाहे वो फिक्स्ड इंटरवल हो या फिक्स्ड रेशो हो। उसका हम आगे ग्राफ्स भी देखेंगे, उसमें भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चीज। ठीक है, फिक्स्ड रेशोज and schedule affect consistency of performance, produces a typical pattern of responding. After the first response of the ratio requirement, subject completes required responses with little hesitation. पोस्ट reinforcement पॉज फॉलोज द reinforcement। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि फिक्स्ड रेशियो में सबसे ज्यादा सेटिएशन का पॉइंट हमें रिस्क होता है कि सेटिएशन ना आ जाए। तो ये जो वर्ड एक आपको नजर आ रहा है पोस्ट reinforcement पॉज, ये भी वही होता है कि reinforcement के बाद रिस्पॉन्सेज में पॉज आना शुरू होता है। उसका मैं आपको स्केड्यूल यहाँ पे एक दिखाता हूँ ग्राफ कि कैसा दिखाई देता है पोस्ट reinforcement पॉज। अब जैसे ए आपको न वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ए वेरिएबल है, ए इज इक्वल टू पोस्ट reinforcement पॉज, बी इज इक्वल टू हाई रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज रन, एंड सी इज इक्वल टू reinforcer डिलीवर्ड अपॉन एमिशन ऑफ द जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है, नाइन्थ नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज वो हमने डिफाइन किए होते हैं, उस पर reinforcement मिलता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये जो एक लाइन लगी हुई है ना, ये है रीइंफोर्समेंट, जहां जहां पे हम रीइंफोर्समेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, ये जो एक लाइन नीचे, ये तो एक ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, फिर उसके बाद एक पॉज आता है रिस्पॉन्सेज में, फिर ट्रेंड लाइन एक्सलेरेट करती है, फिर उसके बाद पॉज आता है, फिर ट्रेंड लाइन एक्सलेरेट करती है, फिर पॉज आता है। तो हमेशा देखें ये जो पॉज आ रहा है ना बीच में, ये पॉज किस वजह से आ रहा है कि जब भी उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है तो उसके बाद एक पॉज आता है, फिर उसके बाद मोटिवेशन हाई होती है और बच्चा रिस्पॉन्स देता है, जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं वो बच्चा देता है, और फिर उसके बाद फिर से एक पॉज आता है, क्योंकि यहाँ पे फिर से रीइंफोर्समेंट दी गई, फिर पॉज आया, फिर रिस्पॉन्सेज एक्सेलरेट किए, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज थे वो बच्चे ने कंप्लीट किए, फिर पॉज आ गया बिकॉज यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट मिली है। तो ये जो डेटा पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहां पे रीइंफोर्समेंट मिल रही है, उसके एवरी एवरी टाइम देयर इज अ रीइंफोर्समेंट, उसके बाद एक पॉज है। तो ये प्रॉब्लम हमेशा जो है वो फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल्स के साथ देखने को मिलती है
कि पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉजेज के चांसेस सबसे ज्यादा फिक्स्ड रेशो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बच्चा प्रिडिक्ट कर लेता है, इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत होती है फिक्स रेशो में, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि एक हफ्ता 2 हफ्ते अगर एक ही स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट फॉलो हुआ है तो प्रैक्टिस के साथ बच्चे को अंदाजा हो जाता है कि मुझे कब रीइंफोर्समेंट मिलेगी। जब रीइंफोर्समेंट मिलती है तो अबॉलिशिंग अफेक्ट आता है, जिससे मोटिवेशन लो हो जाती है रिस्पॉन्सेज के लिए। अब मोटिवेशन लो होती है तो रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। ठीक है, पॉज आ जाता है रिस्पॉन्सेज में। फिर उसके बाद जो है फिर से जब रीइंफोर्समेंट की बच्चे को पता होता है कि जब मुझे जरूरत है रीइंफोर्समेंट की, तब मैं नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मैं दे दूंगा और फिर मुझे रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी। अब उसको प्रिडिक्टेबिलिटी का पता है, उसको प्रिडिक्टेबिलिटी है कि 4 रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट मिल रही है। ठीक है, सो एवरी फोर्थ रिस्पॉन्स रीइंफोर्स हो रहा है, तो जब उसको रीइंफोर्समेंट मिलती है तो उसमें पॉज आ जाता है रिस्पॉन्सेज में। फिर जब उसको रीइंफोर्समेंट चाहिए, ही गिव्स 4 रिस्पॉन्सेज और ही गेट्स द रीइंफोर्समेंट। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फिक्स्ड रेशियो में प्रिडिक्टेबिलिटी की, चाहे वो फिक्स्ड रेशियो है या फिक्स्ड इंटरवल है। अच्छा, सो फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल, इसका अफेक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिस्पॉन्सेज पे? ओपन प्रोड्यूस हाई रेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। क्योंकि हाई रेट्स ऑफ रिस्पॉन्सेज क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि इसमें बच्चे को पता होता है कि मुझे रीइंफोर्समेंट मिलेगी, इसलिए बच्चा स्ट्रगल करता है कि मुझे रीइंफोर्समेंट मिलनी ही मिलनी है, तो वो रिस्पॉन्सेज बच्चा दे देता है। लेकिन इसमें पोस्ट रीइंफोर्समेंट पॉज का जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, यही फिक्स रेशो होता है जो कि हम कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के बाद जो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल चेंज करते हैं वो फिक्स रेशो होता है हमेशा। ठीक है, ताकि प्रिडिक्टेबली कुछ ना कुछ रहे, ताकि रिस्पॉन्सेज बच्चे में आते रहे। फिर जो वेरिएबल स्केड्यूल्स हैं, वेरिएबल स्केड्यूल्स ऐसे स्केड्यूल्स होते हैं जिसमें पोस्ट इन्फोर्समेंट पॉज सबसे कम होता है। द रिस्पॉन्स रेशो और द टाइम रिक्वायरमेंट कैन चेंज फ्रॉम वन रीइंफोर्स रिस्पॉन्स टू द अनदर रीइंफोर्स रिस्पॉन्स। वो कैसे? अगर हम वेरिएबल रेशो की बात करते हैं तो वेरिएबल रेशो में क्या होता है? वेरिएबल रेशो में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रीइंफोर्समेंट नहीं मिलती। अगर फॉर एग्जांपल वेरिएबल रेशो 4 की हम बात करते हैं, तो दैट मीन्स के एवरेज, जो एन एवरेज ऑफ एवरी फोर्थ करेक्ट अकरेंस विल गेट रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पता नहीं होता कि 5 के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। समटाइम रीइंफोर्समेंट, अगर VR5 की बात हम करें तो VR5 रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट एवरेज हर 5 रिस्पॉन्सेज के बाद मिलेगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 5 पर नहीं हम रीइंफोर्समेंट उसको देंगे। कभी हम 3 पर रीइंफोर्समेंट दे देंगे, 3 रिस्पॉन्सेज लेकर। कभी हम 7 रिस्पॉन्सेज लेकर रीइंफोर्समेंट दे देंगे, 7। तो ओवरऑल ओवरऑल जो एवरेज होनी चाहिए वो बेसिकली जो आपका डिफाइंड रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल है, चाहे वो VR4 है या VR5 है, ठीक है, एवरेज उसकी जो है टोटल 5 निकलनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बना के भी देखते हैं कि एवरेज जो है कैसे निकालते हैं, या रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल बिफोर सेशन हम बनाते कैसे हैं, इस पे थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल वर्क करके देख लेते हैं। ठीक है, अमूमन अगर हम बात करें कि अमूमन हमने पहले भी एक डिस्कशन की थी कि एक जो बच्चा है एवरेज, उसके कितने प्रोग्राम्स बनाने चाहिए एबल्स में से। कुछ ने कहा कि 5 होने चाहिए, कुछ ने कहा 10 होने चाहिए। तो एवरेज जो है वो 10 से 12 प्रोग्राम्स होते हैं। तो हर एक टारगेट का 5 ट्रायल लेते हैं ना हम डेली। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे 10 टारगेट्स हैं तो कितने टोटल ट्रायल्स बनेंगे? 10 टारगेट्स हैं तो टोटल ट्रायल्स कितने बनेंगे, कोई बताएगा? सर रिपीट करते हैं। मैंने कहा कि 10 टारगेट्स होते हैं ना जिन पे हम डेली वर्क करते हैं।
जिसमें से एक टारगेट होगा इमिटेशन, मोटर इमिटेशन, एक टारगेट होगा वोकल इमिटेशन, एक टारगेट होगा लेबलिंग, एक टारगेट होगा इंटरवर्बल, एक टारगेट होगा राइटिंग, एक टारगेट होगा रीडिंग। ठीक है, तो ऐसे टोटल टारगेट मिला के 10 फॉर एग्जाम्पल टारगेट्स हैं। तो अगर हम टोटल 5 ट्रायल लें तो एक 5 ट्रायल। टारगेट, तो कितने टारगेट्स बनेंगे डेली के जो हमने ट्रायल्स लेने हैं? टोटल ट्रायल्स कितने होंगे? 50। 50, वेरी। 50। सो टोटल ट्रायल्स जो यहाँ पे बनते हैं वो 50 बनते हैं, जो कि हम अमूमन 60 मिनट के सेशन, एबीए का सेशन जो स्टैंडर्ड सेशन टाइम है वो 60 मिनट्स सेशन होते हैं। तो अगर हमारा वेरिएबल रेशो 5 ट्रायल है, स्केड्यूल है, रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल वेरिएबल रेशो 5, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम 50 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, तो 10 reinforcement opportunities। तो एक सेशन में 60 मिनट के सेशन में कितने रीइंफोर्समेंट, कितनी बार रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होगी? 10 टाइम्स। ये हमें कैसे पता चला? कि हम सिंपली क्या करेंगे कि जितने ट्रायल्स बन रहे हैं एक सेशन में, अगर 12 टारगेट्स हैं तो 60 ट्रायल्स बनेंगे। अगर 15 टारगेट्स हैं तो कितने ट्रायल्स बनेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 5। मेरी कल मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, तो बताए। 75। 75। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एवरेज हमने इमेजिन कर लिया कि 10 टारगेट्स हैं, तो हमने 5 5 ट्रायल लेने ईच टारगेट, तो वो 50 ट्रायल्स बनते हैं। ठीक है, इन 60 मिनट्स हमने 50 टाइम्स इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, 5 इंस्ट्रक्शन ईच टारगेट। अगर एक टारगेट है डू क्लैपिंग, तो ये 5 टाइम्स कहेंगे डू दिस, क्लैप हैंड्स, डू दिस, क्लैप हैंड्स, डू दिस, क्लैप हैंड्स। तो इस तरह से 5 टाइम्स हम इंस्ट्रक्शन देंगे। तो इसका मतलब ये 5 ट्रायल्स हो गए मोटर इमिटेशन के। ठीक है। सो इसी तरह से अगर लेबलिंग के टारगेट्स हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, 5 टाइम्स हमने ये ट्रायल ले लिए। तो ये टोटल टाइम। इसी तरह से अगर 10 टारगेट्स हैं तो वो 50 ट्रायल्स बन गए। समझ आ रही है आपको? ये कंफ्यूजन है? सर इसमें बच्चे का रिस्पॉन्स आना जरूरी है? लाइक हम 5 दफा हम लोग तो दे रहे हैं ना कि डू दिस डू दिस, तो इसमें बच्चे के रिस्पॉन्स के ऊपर उतनी दफा ही रिइंफोर्स करेंगे हम? वो मैं आपको बताता हूँ बाद में, आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। अभी सिर्फ इस चीज को समझे कि 50 ट्रायल्स हैं 60 मिनट में जो हमने लेने। और अगर हमारा रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल VR5 है, तो हमने रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटी कैसे निकालनी, कि कितनी बार रीइंफोर्समेंट देनी है, वो हम करेंगे 50। टोटल ट्रायल्स है 50 डिवाइडेड बाय जो हमारा सिलेक्टेड रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल है VR5, उसके साथ 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 10। सो 10 मीन्स 10 रीइंफोर्समेंट अपॉर्चुनिटीज हम बच्चे को देंगे एक सेशन में 60 मिनट्स में, 10 बार रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है। ओके, सो अब ये हमने ये एवरेज निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि पहली जो रीइंफोर्समेंट मिलेगी, फर्स्ट रीइंफोर्समेंट, वो मिलेगी थर्ड रिस्पॉन्स के बाद, आफ्टर थर्ड रिस्पॉन्स, या फिर थर्ड रिस्पॉन्स जो है वो रीइंफोर्स होगा। ठीक है। इसी तरह से सेकंड रीइंफोर्समेंट जो है, वो मैं कहता हूं कि नाइन्थ रिस्पॉन्स के बाद मिलेगी। और थर्ड रीइंफोर्समेंट जो है वो मिलेगी
इमेजिन कर ले, 3 और 9 कितने हो गए, 12 हो गए। मतलब 12 ट्रायल्स में हमने 2 बार रीइंफोर्समेंट दे दी ना। अभी मैं दे देता हूँ इसको फोर्थ रिस्पॉन्स के बाद। ये तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है, इससे तो अच्छा है हम सिर्फ फिक्स्ड पे दे दें। फिक्स पे, ये लेकिन बहुत हमने मुश्किल इसको है नहीं सर? वेरिएबल पे लेके ये आना है ना। नहीं, लेकिन इजी है ये इसको। तो इसको प्लस कर लेना। पर इसमें तो पहले से सारी डेटा शीट रहती हाँ, वो बस आपने पहले से प्लान करना है। तो 3 + 9 = 12 प्लस सर इसमें ये चीज भी हो सकती है 16। कि एक सेशन के दौरान हम लोग वेरिएबल रेशो और वेरिएबल इंटरवल्स दोनों दें। वेरिएबल रेशियो एंड वेरिएबल इंटरवल, क्या आप कह रही थी? हाँ, है। लाइक ये जो हम कर रहे हैं जिसमें आप रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, आफ्टर एवरी थर्ड रिस्पॉन्स यूर लाइक आप रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये हो सकता है कि सेकंड रीइंफोर्समेंट उसको तब मिले कि जब हम 2 मिनट के इंटरवल या 3 मिनट के इंटरवल के बाद उसको फिर रीइंफोर्समेंट दे, या सिंपल पहले आपने वेरिएबल रेशियोज पे काम करना और फिर बाद में नेक्स्ट सेशन में किसी वेरिएबल इंटरवल्स पे काम करना है? एग्जैक्टली हम इसी ये मैं तरह से पूछना चाह करेंगे, रही एग्जैक्टली। क्योंकि आपका जो है ना स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट वो डिफाइंड होता है ना पहले से डिफाइंड हूँ। करने का मतलब ही ये है कि हम कोई मिस्टेक ना करें डेटा कलेक्शन में। और नहीं पर नहीं, मैं इसमें ये पूछना सिस्टमैटिकली चाह रही हूँ पहले कि इसमें इसमें लाइक एक सेशन में हम दोनों को प्रैक्टिस कर सकते हैं या सिर्फ एक को ही करना होगा? एक को ही आप करें। बेस्ट यही है कि आप ठीक है। एक को ही करें। बेस्ट जो मेथड है वो एक को ही करना है। ठीक है। ओके, सो अभी हम कर रहे थे इसको फोर्थ रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल मैं सिक्स रिस्पॉन्स को दूं। अब ये टोटल हो गए, 3 + 9 = 12 +4 = 16 +6 = 22। 22 ट्रायल्स तक हम 4 टाइम्स रीइंफोर्समेंट दे चुके हैं ना। अब फिफ्थ रीइंफोर्समेंट, ये आपने सेशन से पहले ही अपना डिफाइन करके रखना है, तो लिख के आप लगा लें सामने, आपको पता